Hello students, welcome to class. Today we will continue our previous topic journal. प्रीवियस क्लास के अंदर हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे. एक इलस्ट्रेशन के थ्रू हमने सीखा कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन को जर्नल बुक के अंदर किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, उनकी जर्नल एंट्री किस तरीके से की जाती हैं. आज हम कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन पढ़ने वाले हैं. तो पहली जो स्पेशल ट्रांजैक्शन आती है वो है ओपनिंग एंट्री. ओपनिंग एंट्री इन द सेंस, अब देखो जब एक नया बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट होता है तो हम गुड्स परचेज करते हैं, एसेट्स परचेज करते हैं. लेकिन वही बिजनेस जब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि हम लोग जो बुक्स मेंटेन करते हैं वो 1 ईयर की बुक्स मेंटेन करते हैं. आपको अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट 1 ईयर की बुक्स मेंटेन करनी होती हैं. बिजनेस आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप बिजनेस 1 अप्रैल को ही स्टार्ट करेंगे. मीन्स आपने फॉर एग्जांपल आज की डेट में बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन आपको जो अपनी बुक्स क्लोज करनी है वो अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग 31 मार्च को, फाइनेंशियल ईयर जो हमारा एंड होता है 31 मार्च को हमें अपनी बुक्स क्लोज करनी पड़ती हैं. अब 1 अप्रैल को जब हम बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं तो वहाँ क्या होता है कि जो आपने 31 मार्च को आपकी एसेट थी, लायबिलिटीज थी, वो सब एज इट इज़ की एज इट इज़ नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट हो जाती हैं. ऐसा तो नहीं होता ना कि आप 31 मार्च को अपना बिजनेस बंद कर देंगे, 1 अप्रैल से दोबारा नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता. हम 31 मार्च को अपनी बुक्स क्लोज करते हैं, 1 अप्रैल को वही बुक्स को आगे हम कंटिन्यू करते हैं. अब कंटिन्यू अगर अपनी बुक्स करनी है तो आपकी जो एसेट्स पड़ी थी, जो लायबिलिटीज हैं, वो एज इट इज नेक्स्ट ईयर में शिफ्ट हो जाएंगी. तो उनको हम बुक्स में किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि आपने एक साल में जो प्रॉफिट अर्न किया, आपने एक साल में जो इनकम अर्न की, एक्सपेंसेस किए, जो आपने एसेट परचेज की, लायबिलिटी, वो सब आपने एक साल में उसका अकाउंटिंग डेटा तैयार कर लिया. फाइनल अकाउंट आपने प्रिपेयर करे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये हम लोग आगे सीखेंगे. वैसे तो हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर से हमें एक डेटा आ जाता है कि इतनी एसेट्स हैं, इतनी लायबिलिटीज़ हैं. अब वही एसेट्स और लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू हो जाती है. तो उनको हम किस तरीके से शो करते हैं, तो उसकी एक ओपनिंग एंट्री की जाती है. लास्ट ईयर में जितनी भी आपके पास एसेट्स थी वो सब डेबिट हो जाती हैं और लायबिलिटी सब क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती हैं. एंट्री हो जाती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज. लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इक्वेशन थी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी एंड कैपिटल. मींस अगर आपकी एसेट साइड ज्यादा है, लायबिलिटी साइड कम है, तो डिफरेंस क्या होगा, कैपिटल. मींस प्रॉपर एंट्री बन जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल. मींस जब आप बिजनेस क्लोज करते हैं तो लास्ट में आपके पास होती है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में आपके पास 3 चीजें होती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल. एक्चुअली लायबिलिटी और कैपिटल एक ही साइड होती है, मींस मेनली 2 साइड है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज. लेकिन लायबिलिटी में 2 पार्ट्स हो जाते हैं, लायबिलिटी एंड कैपिटल. तो मेनली 3 चीजें होगी हमारे पास, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल. अब उसी बैलेंस शीट को जब हम आगे रिकॉर्ड करते हैं, नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करते हैं, तो जनरल एंट्री में उसकी एंट्री करते हैं. सभी एसेट्स को हम डेबिट कर देते हैं. मींस लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीनरी, फर्नीचर, कुछ भी आपके पास एसेट्स पड़ी हैं, सभी की सभी एसेट्स डेबिट हो जाएंगी. लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों क्या हो जाएंगी, क्रेडिट हो जाएंगी. मींस अगर आपके पास एसेट्स हैं 100, लायबिलिटीज हैं 10, तो कैपिटल कितनी हो जाएगी, 90. मींस अगर हमारे पास 100 की एसेट्स हैं, 10 की लायबिलिटी है, तो जो डिफरेंस आएगा 90. और बैलेंसिंग इसके ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर कैपिटल. अब अगर आपको कैपिटल भी गिवन होती है, मींस आपको एसेट्स भी गिवन है, हमने डेबिट कर दिया, लायबिलिटीज भी गिवन है, वो भी हमने अमाउंट लिख दिया, और आपको कैपिटल भी गिवन है. कैपिटल लायबिलिटी गिवन है 10 और कैपिटल गिवन है फॉर एग्जांपल 140. अगर एसेट साइड ज्यादा थी, लायबिलिटी साइड कम थी, तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल आ जाएगी. अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कैपिटल भी गिवन होती है, एसेट्स भी गिवन है, लायबिलिटीज भी गिवन है, कैपिटल भी गिवन है, तो बाय रूल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होना चाहिए. मींस एसेट्स अगर 100 है तो लायबिलिटी 10, तो कैपिटल 90 होनी चाहिए. बाय रूल कैपिटल 90 होनी चाहिए. लेकिन अगर आपको कैपिटल दी हुई है ज्यादा, मींस इन दोनों का टोटल आ गया 150, तो 50,000 का हमें, मतलब 50 यूनिट हमें डेबिट साइड में लिखने पड़ेंगे. अब 50 का डेबिट क्या हो जाएगा, गुडविल. तो इसके ब्रैकेट में हम लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर 50. मींस अगर आपको इक्वेशन दी हुई है जनरल एंट्रीज में, एसेट्स और लायबिलिटीज का बैलेंस दिया हुआ है, तो सभी के सभी एसेट्स डेबिट कर दे, सभी की सभी लायबिलिटीज हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे. सभी एसेट्स डेबिट, लायबिलिटीज क्रेडिट, और जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा कैपिटल का. डन. अगर आपको एसेट्स भी दी हुई है, लायबिलिटी भी दी हुई है, कैपिटल भी दी हुई है, देन डिफरेंस विल बी गुडविल. अगर एसेट्स भी दी हुई है, लायबिलिटी भी, कैपिटल और क्रेडिट साइड ज्यादा है,
तो जो डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा दैट विल बी गुडविल। एक सम के थ्रू हम इसको आगे सीखेंगे, अभी के लिए हमें सिर्फ एक एंट्री सीखनी थी कि इनको रिकॉर्ड किस तरीके से किया जाता है। तो जब हम सम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको फिर अच्छे से सीखेंगे इनको रिकॉर्ड किस तरीके से करना है। तो अभी के लिए आपके लिए यही था कि ओपनिंग एंट्री को अगर आपने बुक्स में शो करना है तो एसेट्स डेबिट हो जाएंगी, लायबिलिटीज और कैपिटल क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। और अगर डिफरेंस डेबिट साइड में आ रहा है तो गुडविल, अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो वो कैपिटल का डिफरेंस आएगा। उसके बाद हमारे पास एक एंट्री आती है बैड डेट। एक एंट्री आती है बैड डेट्स और एक आती है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स का मतलब पैसा डूब गया, पैसा डूब जाना। डेटर होते हैं डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है कि जिनसे हमने पैसे लेने हैं, मतलब जिनको आपने उधार पे सामान बेचा था, द पर्सन टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट जो आपको है वो रिसीव करना है। मतलब आपने किसी को उधार पे सामान बेचा और अमाउंट रिसीव करना है, वो आपके डेटर हैं। अगर वही पर्सन आपको अमाउंट देने से मना कर देते हैं, पैसे देने से मना कर देते हैं, तो वो पर्सन हमारे क्या बन जाते हैं, बैड डेट्स। डेट्स जो वर्ड निकला है वो डेटर से ही निकला है। मतलब बैड डेट्स ऐसे पर्सन जो पैसे देने से मना कर गए, ऐसे पर्सन, ऐसे डेटर जो बैड है, मीन्स जिन्होंने हमें पैसे देने से मना कर दिया। तो बैड डेट्स हमारे लिए क्या हो गया, लॉस। अब लॉस हो गया तो लॉस के अकॉर्डिंग हमें इसे क्या करना चाहिए, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, अब टू में क्या करें, टू डेटर। डेटर्स क्यों किया, देखो बैड डेट्स तो डेबिट इसलिए किया था कि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो अकॉर्डिंग टू लॉसेस हमने उसको डेबिट कर दिया। बैड डेट्स पैसा डूब गया, जितना पैसा डूबा है वो डेबिट कर देंगे। अब डेटर क्रेडिट क्यों किए गए, क्योंकि देखो पैसा डूबा किनका था, जिन पर्सन से हमने पैसे लेने थे वो डेटर थे, तो डेटर अब हमारे कम हो गए। डेटर ऑलरेडी बुक्स में क्या होते हैं, डेबिट। तो डेबिट वाली चीज अब हमारी खत्म होगी, कम होगी, तो फिर हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। मतलब मिस्टर राम से आपको पैसे लेने थे और उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो आप एंट्री कर देंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। मतलब हमने राम को उधार सामान बेचा था और आज राम ने हमें पैसे देने से मना कर दिया, देन एंट्री विल बी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। अब बाय चांस क्या होता है कि वो राम हमें 2 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल बाद पैसे दे देते हैं। मतलब जब आपने गुड्स खरीदी होंगी तो एंट्री क्या करी होगी, बैड डेट्स, गुड्स जब बेची होंगी तो हमने एंट्री करी होगी राम डेबिट टू सेल्स। मान लो आपने 40,000 की गुड्स बेच दी, ठीक है, राम डेबिट टू सेल्स कितने से कर दी हमने, 40,000 से। अब जब हमने राम से पैसे मांगे, राम को हमने बोला कि अपना अकाउंट क्लियर करा दो, राम कहता है कि ऐसा है मैं आपको दूंगा 30%। 30% राम हमें पैसा दे रहे हैं, 70% हमारा पैसा डूब गया, हमें पैसा नहीं मिलने वाला। अब 30% पैसा मिल गया, 70% नहीं मिला। जितना पैसा आ गया वो कैश में आ जाएगा, उसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। जो डूब गया वो बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। अब देखो राम से पैसे लेने थे 40 का 30% कितना हो गया, 12,000। 12,000 आपके पास आ गए, 40,000 का 70% डूब गया, 28,000 बैड डेट्स हो गई। तो 28,000 चले जाएंगे बैड डेट्स में, कैश में लिख देंगे 12,000, 28,000 लिख देंगे बैड डेट्स में, और राम में चले जाएंगे 40,000। तो इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। जो बैड डेट्स वाली एंट्री थी वो इस तरीके से आ जाएगी, बैड डेट्स टू राम। अब यहां हमें कुछ पैसे मिल गए थे, कुछ नहीं मिले थे, तो मैंने कैश और वो दोनों एंट्री इकट्ठी कर दी। अगर मान लो ये कहता है कि राम ने सारे पैसे देने से मना कर दिया, तो फिर आप एंट्री कर देते बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम। अब क्या होता है, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल, 2 साल, 3 साल, कुछ टाइम के बाद राम कहता है कि मेरे पास पैसे आ गए हैं, मैंने कोई बिजनेस किया था या मेरे पास एक इनकम आ चुकी है, मैंने जो आपके पैसे देने थे आज मैं आपके पैसे दे देता हूँ। मीन्स हमारे डूबे हुए पैसे वापस आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डूबे हुए पैसे वापस आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। मतलब आपके जो बैड डेट्स से आज रिकवर हो गए हैं तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। अब डूबा हुआ पैसा जब वापस आ रहा है तो देखो कैश आ गया हमारे पास, मतलब जितने पैसे डूबे थे 28,000 के 28,000 राम कहता है मैं दे देता हूँ।
तो आपके पास तो पैसे आ गए। तो एंट्री मतलब अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो आप यहां पे एंट्री क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब कितना पैसा रिकवर हुआ है, 28,000 जो डूब गया था, डन। तो इस तरीके से एंट्री कर देंगे। अब यहां क्या होता है, मैंने आपको ना 3 एंट्रीज इकट्ठी लिख के दे दी, तो यहां कंफ्यूजन क्या होती है, बच्चे ये कहते हैं कि सर यहां आपने कैश अकाउंट डेबिट टू राम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पैसे तो राम से आए। बहुत अच्छी बात है, अगर आप ऐसा सोचते हो कि पैसे राम से आए तो अकॉर्डिंग टू रूल कैश आ गया, और जो आपका पर्सन गिवर था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर, जो पर्सन गिवर है राम, उसको क्रेडिट करना चाहिए। अब बच्चे रूल लगाते हैं कि सर यहाँ अकॉर्डिंग टू गिवर यहाँ राम क्रेडिट आना चाहिए, लेकिन ध्यान से देखें यहाँ क्या हो गया, यहाँ राम क्यों नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे एंट्री की है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। पहला नंबर तो देखो आपकी इनकम हुई है, जो पैसा आपका डूब गया था, पहले लॉस हुआ था, आज वो पैसा आपका रिकवर हो गया, तो आपकी क्या होगी, इनकम। तो यहां राम हमें पैसे दे रहे, नो डाउट, लेकिन आपकी इनकम हुई है क्योंकि पहले आप उस चीज को एज ए लॉस ट्रीट कर चुके थे, पहले आपने उसको एज ए लॉस बुक्स में लिख दिया था। आज वो पैसा आपका रिकवर हो गया, डूबा हुआ पैसा रिकवर हुआ, तो इट मींस मेरी इनकम हुई है। ठीक है, तो मैं इनकम हुई है, तो अकॉर्डिंग टू इनकम मैं बैड डेट्स रिकवर्ड को क्या करूंगा, क्रेडिट, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट कि यहां राम क्यों नहीं आएगा, पहला पॉइंट तो राम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि देखो हमारी इनकम हुई है, बैड डेट्स रिकवर्ड, अकाउंट जो है वो यही लिखा जाएगा बैड डेट्स रिकवर्ड। सेकंड पॉइंट है कि राम क्यों नहीं आएगा, देखो राम को हमें क्रेडिट करना चाहिए था, तो राम को तो आप ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हो। ध्यान से देखो, राम को डेबिट कितने से किया, 40 से, राम को क्रेडिट कितने से किया, 40 से, तो राम तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है ना, राम तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। मतलब देखो अगर आप राम को गुड्स बेचते 40,000 की, तो आप एंट्री करते राम टू सेल्स, और राम से पैसे आ जाते, एंट्री क्या करते, कैश टू राम, तो राम तो कैंसिल ही हो जाना चाहिए था ना, राम अब भी कैंसिल हो चुका है। अगर आप दोबारा यहाँ पे टू राम लिख देते हो 40,000, तो आपका बैलेंस मैच ही नहीं करेगा। मतलब आपने राम को डेबिट कर रखा था 40 से, तो जब अगर राम हमारा अकाउंट क्लियर कर देता है तो राम होना चाहिए 40,000 से क्रेडिट। मतलब जब आपने राम को गुड्स बेची तो 40,000 डेबिट होना चाहिए था। जब राम से पूरा पैसा आ गया तो राम का बैलेंस हमारे पास बचना ही नहीं चाहिए, तो राम को हम क्रेडिट करेंगे 40 से, तो बैलेंस नील हो जाता। लेकिन इस केस में क्या हुआ, राम को गुड्स बेची 40 की, कुछ पैसे उसने दे दिए, कुछ नहीं दिए। हमने यहाँ ऑलरेडी 40 यहाँ लिख रखा है, 40 से 40 राम तो हमारी बुक्स में कैंसिल ही हो चुका है। अगर आप गलती से दोबारा इसको यहाँ पे टू राम लिख देते हो तो आपके पास तो राम का बैलेंस बच जाएगा क्रेडिट साइड, जो कि गलत है। तो दो ऐसे पॉइंट हैं, दो ऐसे रीजन है जिसकी वजह से यहाँ राम क्रेडिट नहीं हो सकता। एक तो बैड डेट्स रिकवर्ड हमारी इनकम हुई है क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको एज ए लॉस मान लिया था, तो आज हमारी इनकम होगी तो इसलिए हम उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। सेकेंडली राम को आप पहले ही पूरा अमाउंट क्रेडिट कर चुके हो तो दोबारा नहीं लिख सकते, तो बाय रूल वो गलत हो जाएगा, इसलिए आपको एंट्री करनी पड़ेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। मैंने तीनों एंट्री इकट्ठी लिख दी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें डायरेक्ट एंट्री मिलती है कि मिस्टर राम एक आपका डेटर था, वो आज इंसॉल्वेंट हो गया और कुछ पैसे हमें रिकवर हो गए, तो हमें ये एंट्री करनी पड़ती है डायरेक्ट। ये एंट्री तो हम करते ही नहीं है अगर हमने सम दिया हो, क्योंकि देखो मान लो आपको एक पर्टिकुलर डेट की ट्रांजैक्शन दी हुई है एंट्रीज करने के लिए, तो हो सकता है जो गुड्स बेची है वो तो हमने 2 महीने पहले बेची थी, और पैसा जो कुछ रिकवर होना था अब हम तो ये मान के चल रहे थे कि पैसा डूब गया, लॉस हो गया, और आज हमें ट्रांजैक्शन दी हुई है आज की डेट में कि पैसा रिकवर हो गया। तो बच्चे क्या करते हैं, गलती से यहाँ लिख देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर या कैश अकाउंट डेबिट टू राम श्याम, जो भी उसका नेम दिया हुआ, तो वो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। जब भी डूबा हुआ पैसा रिकवर होता है तो आप एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर। तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है, इस तरीके से गलती मत कर देना। बाकी हम इसको जब इलस्ट्रेशन करेंगे उसमें अच्छे से सीखेंगे कि इनको किस तरीके से ट्रांजैक्शन को जनरल एंट्री में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं, तो उसमें आती है हमारे पास डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या है कि जब भी आप किसी फिक्स एसेट को यूज करते हो, किसी भी फिक्स एसेट को यूज करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आ रही है उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट को यूज करने से
या फिक्स एसेट को मार्केट वैल्यू में कोई कमी आ गई है, या उसके कोई टूट फूट हो गई है, मतलब किसी भी वजह से फिक्स एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है ना, दैट इज द डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी खरीदी 5 लाख रुपीस की, 7 लाख रुपीस की, 8 लाख की, 10 लाख की, जो भी अमाउंट है, मतलब हमने 10 लाख की गाड़ी खरीदी। अगर हम इसको 2 साल के बाद गाड़ी को बेचते हैं तो आज उसकी मार्केट वैल्यू है 7 लाख। अब 10 लाख की गाड़ी की वैल्यू हो जाती है 7 लाख, तो 3 लाख रुपए जो उसकी वैल्यू टूटी, मार्केट वैल्यू, वो मार्केट वैल्यू किस वजह से टूटी? क्योंकि आपने इसको यूज किया। तो जो डिफरेंस है ना वो हो जाती है डेप्रिसिएशन। जैसे कि हमने घर पे फर्नीचर लगाया हुआ है, ठीक है, अब उस फर्नीचर को अगर हम आज उसको लेके चलें, उसको बेचना चाहें, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि आपने किसी भी एसेट को यूज करते हो, फर्नीचर है, फिटिंग है, कोई भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक की आइटम है, मान लो आपने लैपटॉप खरीद रखा है या एलईडी है, मतलब आज जिस रेट पे आपने जब उसको खरीदा, आज उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, मतलब उसको यूज करने से उसकी वैल्यू कम होगी। तो जैसे जैसे किसी फिक्स एसेट को यूज करते हैं उसकी जो वैल्यू में कमी आती है ना, वो क्या है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लगाई जाती है बिजनेस में एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए। डेप्रिसिएशन का पूरा एक चैप्टर है, इसके बारे में डिटेल में हम वहाँ पढ़ेंगे। एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? देखो, हमने फर्नीचर ले लिया आज। अब फर्नीचर ले लिया, फर्नीचर तो हो सकता है 10 साल तक हमारा एज इट इज पड़ा रहे, हम उसको चेंज ही ना करें, लेकिन फर्नीचर की वैल्यू तो कम हो रही है ना हर साल। क्योंकि मान लो गाड़ी है, गाड़ी मैंने आज खरीदी 10 लाख रुपए की, अगर मैं नेक्स्ट ईयर बेचता हूँ तो हो सकता है वो मेरी गाड़ी 1 लाख रुपए तोड़ के मुझे 9 लाख रुपए मिल जाए। लेकिन वही गाड़ी मैं 2 साल के बाद बेचता हूँ तो उसकी गाड़ी की वैल्यू हो सकती है 7 लाख। वही गाड़ी की वैल्यू अगर मैं बेचता हूँ 8 साल के बाद, तो हो सकता है वो 1 लाख रुपए में बिके। तो जैसे जैसे आप किसी एसेट को यूज करते जा रहे हो, उसकी वैल्यू उसी प्रोपोर्शनेट कम होती जा रही है। तो हम हर साल डेप्रिसिएशन लगाते हैं, चार्ज करते हैं फिक्स एसेट के ऊपर, ताकि एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस निकल सके। जब हम एसेट को बेचें 10 साल के बाद अगर हम बेचें तो हमारे बिजनेस के प्रॉफिट और लॉसेस पे कोई इफेक्ट ना आए। तो इसीलिए जो डेप्रिसिएशन लगाई जाती है वो लगाई जाती है फिक्स एसेट पे एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। अब डेप्रिसिएशन आपने लगाई एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। एक ऐसी एसेट है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगती, लैंड। लैंड आपकी नेचुरल एसेट है, नेचुरल एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगती। लैंड की वैल्यू एप्रिशिएट होती है, डेप्रिशिएट नहीं होती। तो लैंड को छोड़ के जितने भी फिक्स एसेट हैं उनके ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन लगेगी। अब डेप्रिसिएशन आपके लिए लॉस है, तो लॉस है तो इसे हम क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, जिस पे भी लगी है, टू फिक्स एसेट, क्योंकि उसकी वैल्यू कम होगी ना फिक्स एसेट की। फिक्स एसेट्स हमारे पास डेबिट होते हैं, तो उनकी वैल्यू में कमी आएगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट। इसके सम हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे, अभी हमने सिर्फ इनकी एंट्री सीखनी है। नेक्स्ट आता है प्रीपेड इंश्योरेंस। अब प्रीपेड इंश्योरेंस क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस में प्रीपेड इंश्योरेंस भी हो सकता है, प्रीपेड रेंट भी हो सकता है। प्रीपेड इन द सेंस कि आपने पहले ही पे कर दिया, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो आपने पहले ही पे कर दिए तो वो आपकी एसेट बन जाती है। मतलब आपने 1 फेब को 6 मंथ का आपने रेंट पे कर दिया। अब 1 फेब को रेंट पे किए, बुक्स क्लोज हो जाएंगी 31 मार्च को। फेब और मार्च मतलब हमने 6000 रेंट पे कर दिया, तो फेब और मार्च 2 मंथ का रेंट आपको लिखना चाहिए था अपने बुक्स के अंदर। तो 4 मंथ का जो रेंट आपने एडवांस पे कर दिया वो आपका हो गया प्रीपेड रेंट। तो उस केस में एंट्री हो जाती है, अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं तो इसकी एंट्री हो जाती है। प्रीपेड हमारी एसेट होगी, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस। एक्चुअल में जब आप पे करते हो तो एंट्री करते हैं, मान लो आपने रेंट पे किया तो पहले हम एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। जितना प्रीपेड हो गया तो उसकी एंट्री हो जाएगी प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, जितना प्रीपेड हो गया। तो एंट्री हो जाती है प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एक्सपेंसेस। इसका अपोजिट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के केस में क्या होता है कि आपने अभी अमाउंट पे करना है, पे करना है तो हमारी लायबिलिटी होगी, और लायबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट। एसेट्स डेबिट होती है, लायबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट। मान लो आपने रेंट पे करना है तो एंट्री हो जाती है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मतलब जैसे आपने रेंट पे करना है, अभी 2 मंथ का रेंट पेंडिंग पड़ा है, मतलब एक केस में तो कि आपने पहले ही दे दिया, वो है प्रीपेड। एक केस में है कि अभी आपने पे करना है तो आपकी लायबिलिटी होगी, और लायबिलिटीज क्या होती है? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। मान लो रेंट पे करना है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। सैलरी पे करनी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इस तरीके से
इसकी एंट्रीज हो जाती हैं। इनके सम हम आगे सीखेंगे आराम से, पहले जनरल एंट्री सीखनी जरूरी है। नेक्स्ट आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और उसके आगे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। इजी है ये भी। एंट्री अगर हम बाय रूल करते हैं तो दिक्कत नहीं आती, रूल लगा के करते हैं। तो देखो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के लिए, क्योंकि हम जो बुक्स बनाते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ बिजनेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपके लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस है तो मैं क्या करूं, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किस पे लगाया इंटरेस्ट, किस पे चार्ज किया गया, कैपिटल पे, तो टू कैपिटल अकाउंट। डन। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं तो ये हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या है, इनकम, क्योंकि बिजनेस के ओनर ने बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया। बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर लिया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा ओनर को, मतलब उसने जितना पैसा निकाला है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस के लिए इनकम होगी। इनकम होगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करूं, क्रेडिट। ये इंटरेस्ट लगा किस पे, ड्राइंग पे, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डन। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस हैं तो डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, और उधर से ड्राइंग डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपके लिए क्या हो जाती है, इनकम। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेंसेस एंड इनकम हम उसे अकॉर्डिंग डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो गुड्स से रिलेटेड है। सम स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स, मीन्स गुड्स आप परचेज करते हैं और सेल करते हैं। आपने गुड्स परचेज किया, आप एंट्री करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। गुड्स अगर आपने सेल कर दिया, आप एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। आपने गुड्स परचेज की, आपने प्रॉफिट पे सेल कर दी, कहीं प्रॉफिट शो नहीं करते। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप गुड्स सेल करते हैं तो प्रॉफिट पे सेल करते हैं या चाहे लॉस पे सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट और लॉस दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। हम आगे ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सेल और परचेज लिखा जाएगा तो वहाँ से अपने आप प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम गुड्स को बेचते नहीं हैं, फिर भी हमारे पास से गुड्स चली जाती हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर गुड्स हमने बेची नहीं है और हमारे पास से गुड्स चली जाती हैं। तो जब भी ऐसा केस होता है कि बेचने के अलावा आपके पास से गुड्स अगर जा रही हैं, मतलब आपने गुड्स बेची नहीं है और आपके पास से गुड्स जा रही हैं, आपके बिजनेस से गुड्स जा रही हैं, तो उस केस के अंदर आपने सेल को क्रेडिट नहीं करना। मतलब जब हम गुड्स सेल करते हैं तो एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन ऐसी कुछ केसेस हो जाते हैं जिसके अंदर हमने गुड्स को बेचा भी नहीं है, फिर भी गुड्स हमारे पास से चलेगी। अगर बेचते चलेगी तो सेल को क्रेडिट करते हैं, लेकिन अगर आपने गुड्स को बेचा नहीं है और फिर भी आपके पास से गुड्स चली जा रही हैं, मतलब आपके पास बिजनेस से गुड्स जा रही हैं, तो उस केस के अंदर आपने सेल की बजाय परचेज को क्रेडिट करना है। मतलब ऐसे कौन से केसेस हैं, पहला तो हमें वो देखना जरूरी है। मीन्स गुड्स आपने बेची नहीं है और फिर भी आपके पास से गुड्स चलेगी। कौन कौन से केसेस हैं, पहले हम केस पढ़ते हैं फिर उसकी एंट्री सीखते हैं, और परचेज को क्रेडिट क्यों करते हैं उसका भी रीज़न देखते हैं। ऐसे कौन से केसेस हैं, गुड्स इन ड्राइंग, मतलब मैं आपने घर में गुड्स ले गया, मुझे फॉर एग्जांपल मेरी फर्नीचर की शॉप थी और मुझे एक फर्नीचर का कोई एक पार्ट या मुझे एक टेबल या चेयर्स मुझे पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए थी, तो मैं अपने ऑफिस में से, अपने बिजनेस में से वो चीज़ उठा के पर्सनल यूज़ के लिए घर पे ले गया। अब मैंने गुड्स तो बेची नहीं, क्योंकि हम जो बुक्स बनाते हैं वो बिजनेस की बनाते हैं, बिजनेस है तो वो गुड्स बेची ही नहीं, लेकिन वो गुड्स मैं ले गया, मतलब ऑनर ने वो गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ली, तो सेल तो हुई नहीं गुड्स, लेकिन गुड्स आपके पास से चली गई। सेकंड केस है आपने चैरिटी में गुड्स दे दी, मतलब एक तो होता है गुड्स को बेचना, मैंने गुड्स बेची नहीं है लेकिन मैंने चैरिटी में कहीं पे गुड्स दे दी, मैंने फ्री सैंपल में गुड्स दे दी। ठीक है, मतलब मुझे कहीं पर अपनी एडवर्टीजमेंट करानी थी तो मैंने एडवर्टीजमेंट कराने की बजाय फ्री सैंपल में अपनी गुड्स दे दी। इस केस में भी आपके पास से गुड्स जा सकती हैं। आपकी गुड्स चोरी हो जाती हैं, आग लग जाती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब ऐसे कई केसेस हैं जिन केसेस में गुड्स आप बेचते नहीं हैं फिर भी आपके पास से गुड्स चली जाती हैं। तो उस केस में आपने क्या करना है, जो भी आपका लॉस हुआ है उसको डेबिट कर देंगे, या जो भी आपकी ट्रांजैक्शन वहाँ से अक्कर हुई है तो उसको आप डेबिट कर देंगे, जो भी अकाउंट अक्कर हो रहा है, और परचेज को आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि परचेज को क्रेडिट क्यों करेंगे। देखो मैं फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज करके लेके आया था
10,000 चेयर्स मैंने परचेज़ की अपने, मेरा फर्नीचर का शोरूम है तो वहाँ मेरे पास 10,000 चेयर्स पड़ी हैं या 1,000 चेयर्स पड़ी हैं, मतलब कितना भी अमाउंट हो सकते हैं। मतलब मैंने 10,000 चेयर्स परचेज़ की, उसमें से 10 चेयर्स मुझे अपने घर के लिए चाहिए थी। मैंने क्या करा, जो भी मेरे पास चेयर थी, फॉर एग्जांपल 1000 चेयर थी, 1000 चेयर में से मैंने क्या कर लिया, 10 चेयर्स मैं अपने घर के लिए ले गया। जब मैंने गुड्स परचेज़ की थी तो मैंने कितनी गुड्स को डेबिट किया होगा, 1000 गुड्स के अमाउंट को। जब मैंने गुड्स परचेज़ की थी तो मैंने 1000 गुड्स के अमाउंट को डेबिट किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, 1000 गुड्स का जो अमाउंट था उसको डेबिट कर दिया। अब उसमें से मैंने क्या कर लिया, 10 गुड्स उठा के घर पे ले गया। तो बाय रूल होना क्या चाहिए था, या तो मैं पहले ही 990 को डेबिट करता, 990 गुड्स की अमाउंट को डेबिट करता। मैं अब डेबिट कर चुका हूँ परचेज को 1000 से। अब जो मैं 10 आइटम जो उसमें से उठा के ले आया हूँ, तो मेरे पास बिजनेस में कितनी आइटम बची, 990। मैं बेचूंगा कितने को, 990 को, क्योंकि 10 आइटम तो मैंने बेची नहीं है, मैं पर्सनल यूज़ के लिए उठा के ले आया। तो मैंने परचेज डेबिट करी हुई है 1000 से, 1000 यूनिट को डेबिट किया हुआ है, जबकि मुझे डेबिट कितने को करना चाहिए था, 990। अब ऑलरेडी आप डेबिट कर चुके हो 1000 को, तो उसका इफेक्ट सही करने के लिए वो 10 यूनिट्स को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर जब भी आपके पास से गुड्स बेचने के अलावा आपके पास से गुड्स चली जाती है बिजनेस से, तो आप सेल को क्रेडिट करने की बजाय परचेज को क्रेडिट करते हैं। उसका मैंने आपको रीज़न बताया कि परचेज आपने डेबिट की हुई थी, उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए हम परचेज को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो देखो कौन कौन से केसेस हैं। हम पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स अगर ले जाते हैं, मैंने अपने बिजनेस से अपने घर के यूज़ के लिए गुड्स उठा लिए हैं, तो ड्राइंग, ये तो हमने पता है कि जो भी चीज़ पर्सनल यूज़ के लिए उठाते हो, चाहे आप कैश लेके जाओ चाहे गुड्स लेके जाओ, तो उस केस के अंदर हम ड्राइंग को डेबिट करते हैं। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, जब भी गुड्स आपने पर्सनल यूज़ के लिए उठाई है तो ड्राइंग डेबिट हो जाएगी, लेकिन गुड्स बिकी नहीं है और फिर भी हमारे बिजनेस से गुड्स चलेगी तो परचेज क्रेडिट। सेम इसी तरीके से अगर आपने गुड्स चैरिटी में दे दी तो एंट्री क्या हो जाएगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। चैरिटी डोनेशन भी लिख सकते हैं हम, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज। मतलब हर केस के अंदर परचेज ही क्रेडिट होगी। आपने फ्री सैंपल में गुड्स दे दी, फ्री सैंपल से आपकी बिजनेस की एडवर्टीजमेंट हो रही है, तो आप एंट्री क्या करेंगे, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। आप फ्री सैंपल भी लिख सकते हैं, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज, लेकिन फ्री सैंपल से हमारे बिजनेस की एडवर्टीजमेंट होती है। मैंने कहीं पर फ्री सैंपल दिए हैं, सैंपल दिए इसीलिए थे ना कि मुझे मेरी बिजनेस की एडवर्टीजमेंट हो, तो आप एंट्री कर देंगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। ऐसी अगर आपके बिजनेस में से गुड्स की चोरी हो जाती है, आग लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है आपकी गुड्स का, तो उस केस में आप क्या करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट। अगर चोरी हुई है तो लॉस बाय थेफ्ट, आग लगी है तो लॉस बाय फायर, एक्सीडेंट हो गया तो लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज। मतलब सभी केसेस के अंदर आपने क्या करना है, परचेज को क्रेडिट कर देना है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी गुड्स का लॉस हो जाता है आग लगने से, चोरी होने से, एक्सीडेंट होने से, और आपने अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है, अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करा रखा तो लॉस हो गया। लेकिन अगर आपने अपनी गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है तो उस केस में क्या होता है, एंट्री कैसे करनी होती है, पहले हम एंट्री सीखते हैं, फिर एक सम के थ्रू जिसके ट्रांजैक्शन के थ्रू जनरल एंट्री सीखेंगे। पहले आपका लॉस हो गया, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, फिर आप इंश्योरेंस कंपनी को बताते हो कि मेरा इतना नुकसान हो गया, तो हम ड्यू करते हैं अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी के लिए, तो एंट्री करते हैं इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट इसलिए करते हैं क्योंकि हमने उनसे पैसे लेने हैं, हम उनको पहले बताएंगे कि आप हमें इतना पैसा दीजिए, तो हम उनको डेबिट कर देंगे क्योंकि हमारी एसेट हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू एसेट हम उनको डेबिट कर देंगे क्योंकि अपने पैसे लेने हैं, और लॉस हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अगर कंपनी हमें पूरे पैसे दे देती है तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। बैंक को डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि चेक से पेमेंट आती है, मतलब आपकी गुड्स का लॉस हो गया तो कंपनी आपको कैश में पेमेंट देने की बजाय चेक से पेमेंट देती है, क्योंकि नॉर्मली हम इंश्योरेंस की पेमेंट जो करते हैं वो भी चेक के थ्रू ही करते हैं, तो या हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू करते हैं। कंपनी आपको चेक के थ्रू पेमेंट देती है तो आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अब देखो हुआ क्या, पहले आपने लॉस की एंट्री बताई भी हमारा इतना लॉस हो गया, फिर कंपनी को बताया कि इतना लॉस हमारा हो चुका है, ये हमने अपनी बुक्स में लिखा था कि इतना लॉस हो गया। सेकंड एंट्री अपनी बुक्स में हमने दिखाई, कंपनी को ये बताया, ड्यू किया कि इतना हमारा लॉस हो चुका है। कंपनी अगर आपको पूरे पैसे दे देती है तो आप एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। यहाँ से देखो लॉस डेबिट है, लॉस क्रेडिट ये आपस में कट हो गई, इंश्योरेंस कंपनी से कट होगी, हमें पैसे आ गए, बैंक डेबिट हो गया, परचेज हमारी गुड्स का नुकसान हो गया तो क्रेडिट हो गया। लेकिन अगर कंपनी पूरे पैसे नहीं देती, मतलब कंपनी आपको 60%, 70%, 80% अमाउंट पे करती है, तो जो मान लो 80% अमाउंट पे किया, जो 20% अमाउंट कंपनी ने पे नहीं किया
वो हमारा क्या हो जाता है, लॉस। तो उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देते हैं। ये लिखा हुआ है P&L। P&L एक अकाउंट है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो उस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। अब बच्चे ये कई बार कहते हैं कि सर लॉस को डेबिट कर देते हैं, आपने P&L दोनों क्यों लिख दिए? एक्चुअली में P&L अकाउंट का नेम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर आपको प्रॉफिट होता है तो उस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, लॉस होता है तो उस अकाउंट को डेबिट करते हैं, लेकिन आपने पूरे अकाउंट के लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इस एंट्री के थ्रू हम सीखते हैं कि जो हमारा लॉस होता है अगर किसी गुड्स का, तो उसको जनरल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। देखो एंट्री क्या है, गुड्स वर्थ ₹1 लाख बट डिस्ट्रॉयड बाय फायर। आपकी 1 लाख की गुड्स का लॉस हो गया, तो आप एंट्री क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। लॉस बाय फायर को डेबिट क्यों किया? क्योंकि मेरा लॉस हो गया था। और परचेज क्रेडिट इसलिए की क्योंकि मेरी गुड्स मेरे पास से गई नहीं है, मैंने बेची नहीं है और मेरे पास से गुड्स चली गई, मतलब मैंने बेची नहीं थी फिर भी गुड्स चली गई। ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम। इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्लेम एडमिट किया और कंपनी ने हमें 60% अमाउंट दे दिया। बच्चे यहाँ गलती क्या करते हैं, 60% अमाउंट जो आया उसकी एंट्री कर देते हैं। पहले आपको अमाउंट ड्यू करके दिखाना पड़ेगा। हम कंपनी को ये अमाउंट बताते हैं, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ठीक है, कितने का लॉस, यहाँ पूरा अमाउंट ड्यू करेंगे क्योंकि हम तो कंपनी को पूरा अमाउंट बताएंगे ना, हम कंपनी को तो यही बताएंगे अमाउंट ड्यू। कंपनी को आप ये नहीं बताएंगे कि आप हमें 60% दें, 80% दें, क्योंकि हम तो पूरा अमाउंट ही चाहेंगे ना। वो तो कंपनी डिसाइड करेगी कि हमें कितना अमाउंट पे करेगी। कंपनी ने डिसाइड किया और हमें अमाउंट कितना पे कर दिया, 60%। तो आपने यहाँ पे ड्यू की एंट्री पूरी दिखानी है। और लास्ट एंट्री क्या होगी, जो हमें अमाउंट रिसीव हो गया, ये एंट्री बैंक के थ्रू करोगे क्योंकि हमें चेक से पेमेंट मिलती है। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है तो डेबिट, लॉस हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। इस अकाउंट को डेबिट इसलिए किया क्योंकि लॉस हो गया, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। टू, हम किससे पैसे लेने थे हमने, इंश्योरेंस कंपनी। जो भी कंपनी का नेम है, नेम लिख सकते हो आप, नेम नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी। अब देखो लॉस कितना हुआ है हमारा, 1 लाख का। कंपनी को तो हमने 1 लाख का अमाउंट ड्यू करा हुआ था, कंपनी ने कितना अमाउंट दिया हमें, 60%। 1 लाख का 60% कितना हो गया, 60,000। कंपनी ने हमें दे दिया 60,000, 40,000 का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आपने इस तरीके से एंट्री पूरी करनी है। पहले आपने बताना है कितना लॉस हुआ, फिर कंपनी को वो अमाउंट ड्यू करके दिखाना है। लास्ट में जितना अमाउंट मिल गया वो बैंक में लिख देंगे, जो लॉस हो गया वो डेबिट, और कंपनी को अगेन क्रेडिट कर देंगे वो इफेक्ट खत्म करने के लिए। तो ये हमारी इलस्ट्रेशन थी जिनके अंदर हम ये सीख रहे थे कि गुड्स से रिलेटेड एंट्रीज को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। मीन्स गुड्स आपने बेची नहीं है फिर भी आपके पास ये गुड्स चली जाती हैं, तो उस केस में हम परचेज को क्रेडिट करते हैं सेल की बजाय।